खबरों का सफर शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। बड़ी खबर से होगी शुरुआत। कांग्रेस के उम्मीदवार और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थे। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने जीत का भरोसा जताया। अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। अमेठी सीट से राहुल गांधी ने तीसरी बार पर्चा भरा है। राहुल गांधी ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा था, दूसरा चुनाव 2009 में लड़ा था। इन दोनों ही चुनाव में राहुल गांधी को शानदार जीत मिली थी। अमेठी में 7 मई को 8वें चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो में राहुल गांधी के साथ खुली गाड़ी में प्रियंका गांधी भी बैठी थी। राहुल और प्रियंका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के तिरंगे वाली टोपी पहने नजर आए। लोगों की भारी भीड़ के बीच से होते हुए राहुल गांधी का काफिला आगे की तरफ बढ़ा। काफिले के चारों तरफ से घिरे लोग लगातार फूलों की बरसात उन पर कर रहे थे। राहुल गांधी का काफिला गौरीगंज से शुरू होकर अमेठी कलेक्ट्रेट तक गया। कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ खुली गाड़ी में थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम उनके साथ साथ चल रहा था। राहुल गांधी के नामांकन के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढेर सारे गुलाब के फूलों का इंतजाम किया था। फूलों की बारिश करने के लिए 500 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने राहुल के प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास को पल दो पल का मेहमान बताया। दो पल के लिए हमारे घर में मेहमान आए, उनका सब परिवार स्वागत है और उम्मीद है कि जो उनका राजनीतिक जो पर्यटन है वो सुखद रहेगा। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया था, जहां पर राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अमेठी में राहुल गांधी के स्वागत को लेकर कांग्रेस समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाकर खूब धूम धड़ाका किया। अमेठी में राहुल गांधी का मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी से होना है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास मैदान में है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में 10,000 करोड़ खर्च होने के कांग्रेस के आरोपों का नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। मोदी ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि वो किसी भी सरकारी एजेंसी से जांच कराने को तैयार हैं और 30 दिन के अंदर ये जांच पूरी करा ली जाए। उन्होंने इस संबंध में खुद चुनाव आयोग को खत लिखने की पेशकश की है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों को भी झूठा बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की जमीन को सस्ती दरों पर औद्योगिक घरानों को दे दिया गया। उन्होंने टाटा की नैनो कार परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि 1 इंच भी जमीन मुफ्त में नहीं दी गई। कुछ साल पहले एक मौलवी के हाथों टोपी पहनने से मना करने पर उठे विवाद पर भी मोदी ने जवाब दिया है। मोदी ने कहा कि अगर टोपी पहनने को एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता होता तो मैंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी भी इस तरह की टोपी पहने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा काम सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना है और मैं दिखावे के लिए टोपी पहनने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं टोपी पहनकर फोटो खिंचवाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। राजस्थान के बाड़मेर में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर जांच एजेंसीज का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे परेशान और तबाह करने के लिए ओवर टाइम किया। मोदी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से शहजादा पुकारते हुए कहा कि शहजादे चोरी की बाइक से धूम 3 स्टाइल में यहां पर आए थे। मोदी ने यूपीए 2 को धूम 2 बताते हुए कहा कि अब हम धूम 3 नहीं होने देंगे। बीजेपी से निष्कासित हुए नेता जसवंत सिंह ने मोदी को लेकर सनसनीखेज बयान दे दिया है। जसवंत सिंह ने कहा कि अटल जी गुजरात दंगे में मोदी की भूमिका को लेकर काफी दुखे थे और इस बात का जिक्र अटल जी ने कई बार किया था। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने एक बार फिर से मोदी के खिलाफ बयान दे दिया है। इमरान ने कहा कि मोदी ने जो गुजरात में किया उसके लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता, तो मैं मोदी से क्यों माफी मांगू। मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स ने नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजकर सोसाइटी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने को कहा, नहीं तो सोसाइटी मोदी पर 100 करोड़ की मानहानि का केस करेगी। मोदी ने विधवाओं की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था।
पीएम मनमोहन सिंह ने यूपी के पीलीभीत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर वार किया। मनमोहन सिंह ने लोगों से कहा कि क्या आपको ऐसी पार्टी को वोट करना चाहिए जो हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र उस दिन जारी किया जब मतदान शुरू हो चुका था। इससे पता लगता है कि वो अपनी नीतियों को जनता के सामने रखने में गंभीर नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी का चुनाव अभियान एक व्यक्ति पर केंद्रित है। वो ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर सकते। अरसा बीतने के बाद जहां दुनिया के मुद्दे बदल गए हैं, वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में वही मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, वही धारा 370 शामिल है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक चुनावी सभा के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विलन बना दिया। मनमोहन सिंह खराब आदमी नहीं थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे, दुनिया में उनका नाम था, लेकिन माँ और बेटे की पोटली ने प्रधानमंत्री की मट्टी पलीत करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कहीं का नहीं रहने दिया मनमोहन सिंह को, सबसे बड़ा खलनायक बना दिया आज मनमोहन सिंह को। गुजरात के वडोदरा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ टाल ठोकने वाले कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने रोड शो किया। मिस्त्री ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर कांग्रेस की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच इंडिया ने गूगल प्लस हैंगआउट के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को लोगों से रूबरू कराया। सीपी जोशी ने जनता के सवाल सुने, उनके जवाब दिए। इंटरनेट के जरिए कई लोग इस बहस में हिस्सा लेते हुए नजर आए। बिहार की सारण सीट से चुनाव लड़ रही पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू और उनके बेटे तेज प्रताप भी उनके साथ थे। मथुरा से चुनाव लड़ रही बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी की बेटी ऐशा देओल भी उनके लिए वोट मांग रही हैं। मथुरा में ऐशा ने अपनी मां के लिए वोट मांगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यहां की मूलभूत समस्या उनकी मां चुनाव जीतने के बाद जरूर दूर करेंगी। यूपी के फूलपुर संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। कैफ ने लखनऊ में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी के लिए लोगों से वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के गुरदासपुर और बटाला में रोड शो किया। रोड शो के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। एक बारात को यादगार बनाना कई लोगों को महंगा पड़ गया। 1 अप्रैल को वाराणसी के जैतपुरा में एक बारात में आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर बारात निकालने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने दूल्हे के पिता आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सहित 150 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि बारातियों ने बिना इजाजत के पार्टी का प्रचार किया। इलाहाबाद के नैनी इलाके में श्रमिक बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पटना में लोकसभा चुनाव में वोटर्स को जागरूक करने के लिए मैराथन रेस का आयोजन किया गया। 17 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए टीवी अभिनेत्री रतन राजपूत ने भी लोगों से वोट देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पोलिंग पार्टी पर एक के बाद एक 2 बड़े नक्सली हमले हुए हैं। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों का दूसरा हमला भी पोलिंग पार्टी पर हुआ। जगदलपुर की दरभा घाटी में इस हमले में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। चौथे चरण में 4 राज्यों की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चौथे चरण में जिन 4 राज्यों की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उनमें असम की 3, गोवा की 2 और त्रिपुरा सिक्किम की 1-1 सीटें शामिल हैं। असम की कुल 7 लोकसभा सीटों में से जिन 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें करीमगंज, सिलचर और स्वायत्त जिले शामिल हैं। आज गोवा की 2 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा शामिल है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सुबह से ही निकले और अपना वोट भी उन्होंने डाला। मुख्यमंत्री मनोहर ने कतार में खड़े होकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। नॉर्थ गोवा सीट पर कांग्रेस के रवि नाइक, बीजेपी के मौजूदा सांसद श्रीपाद यशो नाइक और आम आदमी पार्टी के दत्ताराम देसाई के बीच कड़ा मुकाबला है। जबकि साउथ गोवा सीट पर कांग्रेस से अलेक्जियो रेगिनाल्डो लैरेंको, बीजेपी के नरेंद्र सवाईकर और आम आदमी पार्टी से स्वाति केरेकर मैदान में है।
सिक्किम की भी एकमात्र लोकसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने प्रेमदास राय को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने नरबहादुर खटीवारा को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने एकार घोल लिंबू को और टीएमसी ने नकुल दास राय को चुनावी मैदान में उतारा है। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट त्रिपुरा ईस्ट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। त्रिपुरा ईस्ट पर कुल 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सीट पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सीपीएम के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट त्रिपुरा ईस्ट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। त्रिपुरा ईस्ट पर कुल 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सीट पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सीपीएम के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। पुराने हलफनामे में पत्नी का जिक्र नहीं करने के चलते नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अर्जी दी है। आज साफ साबित हो गया कि वो एफिडेविट गलत थे और उसके बारे में हमने याचिका फाइल की है। इलेक्शन कमीशन के पास के कार्रवाई होनी चाहिए। उधर गुजरात चुनाव आयोग ने मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिए जाने की मांग ठुकरा दी है। ये मांग वडोदरा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट मधुसूदन मिस्त्री ने की थी। मिस्त्री ने कहा है कि आयोग ने उनकी नहीं सुनी, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ गाजियाबाद के मसूरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। करगिल पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जहरीले बोल पर नोटिस मिलने के बाद आजम खान ने चुनाव आयोग के नोटिस पर ही सवाल उठा दिए। आजम बोले, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बुलेट से खेलने वालों को बैलेट से जवाब दें। अभी कहलाते हैं कि देशभक्त, हमने बैलेट के जरिए कहा। बैलेट ही देश को सुधारने का और बचाने का एक रास्ता है। इसमें क्या गलत कहा है हमने? खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले आजम ने एक बार फिर से कहा कि मुसलमान पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये सुनते सुनते उनके कान पक गए हैं। कि 60 बरस से ये सुनते सुनते कि मुसलमान पाकिस्तानी एजेंट हैं, मुसलमान आईएसआई के एजेंट हैं, मुसलमान देश के गद्दार हैं, अब हमारे कान पक गए थे। हमने जो कुछ कहा है वो संवैधानिक परिधि में कहा है, वैधानिक परिधि में कहा है। इससे पहले कल बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के यूपी में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई। अब दोनों नेता न कोई रैली करेंगे और न ही कोई रोड शो कर पाएंगे। भड़काऊ भाषण देने के चलते इन नेताओं पर यह कार्रवाई हुई। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने शामली में एक वर्ग विशेष को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। उधर चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सीडी मांगी है ताकि वो ये बता सकें कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया था। आज शाम को मेरे भाषण किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मेरे जवाब को देखकर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को रिव्यू करे। आम आदमी पार्टी के नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट राखी बिरलान को चुनाव आयोग नोटिस भेज सकता है। राखी बिरलान गुरुवार को पार्टी की टोपी पहनकर बूथ पर वोट डालने पहुंची थी। कांग्रेस के नेता बेनी प्रसाद वर्मा को आज निर्वाचन आयोग के नोटिस का शाम 5 बजे तक जवाब देना है। बेनी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा और राजनाथ को उनका गुलाम बताया था। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू के खुलासे को पीएमओ ने नकार दिया है। बारू ने अपनी किताब में मनमोहन को एक्सीडेंटल पीएम बताया था। यूपी के बदायूं में राहुल गांधी और कांग्रेस विरोधी किताबें बांटे जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इसे आरएसएस की साजिश बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। डीएम ने जांच टीम बनाने के आदेश दे दिए हैं। भारत ने परमाणु युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम देश में विकसित अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट के पास सफल परीक्षण किया। ये पहला मौका है जब अग्नि-1 रात के समय दागी गई। इससे पहले 18 फरवरी और 19 फरवरी को इसका परीक्षण टाल दिया गया था। 12 टन वजनी और 15 मीटर लंबी ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। इसे सेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। न्यायमूर्ति राजेंद्र मल्लोड़ा देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वो 27 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी जांच पर सवाल खड़ा करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने की याचिका भी खारिज कर दी। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को फिर से झटका लगा है। जोधपुर कोर्ट ने उनकी तीसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। सरकारी वकील ने कोर्ट में आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो सामान्य थी। ऐसे में अदालत ने परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होने और आसाराम के मामले में मुकदमा शुरू हो जाने के मद्देनजर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया एक बार फिर से रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी दाखिलों पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी से पहले हुए ड्रॉ के आधार पर दाखिले के आदेश दिए थे और ट्रांसफर केसों की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की थी। इसी के खिलाफ ट्रांसफर केस वाले अभिभावक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई की उस अर्जी पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है जिसमें बोर्ड ने आईपीएल फिक्सिंग से जुड़े बयान के टेप और ट्रांसक्रिप्ट मांगे हैं। दिल्ली और एनसीआर में महिलाओं के साथ छेड़खानी अब बदसलूकी बदस्तूर जारी है। गुड़गांव में लिफ्ट में फंसी पूर्वोत्तर की 2 लड़कियों को बचाने के बहाने उनसे छेड़छाड़ की गई। इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि एक सुरक्षाकर्मी ने दिया। ये घटना 9 अप्रैल की रात 12:30 बजे हाई प्रोफाइल साउथ सिटी एरिया में हुई। आइवरी टावर में रहने वाली पूर्वोत्तर की लड़कियां जब अपने फ्लैट में लिफ्ट के जरिए जा रही थी और अचानक लिफ्ट खराब हो गई। इस दौरान मदद के लिए आए सुरक्षाकर्मी ने उनके साथ छेड़छाड़ की। ये लड़कियां 5 स्टार होटल में काम करती हैं। लड़कियों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली में एक महिला ने आरोप लगाया है कि करीब 1.5 महीने पहले उसके साथ एक रसूखदार व्यक्ति ने छेड़छाड़ की, लेकिन एफआईआर के बावजूद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली में दहेज के दानवों ने एक महिला की जान ले ली। तुगलकाबाद इलाके में लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उनकी बेटी को जहर देकर मार दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में चोरी के आरोप में लोगों ने एक महिला को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की गई। यूपी के कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां समाजवादी पार्टी के कुछ दबंग कार्यकर्ताओं ने रेप की कोशिश का विरोध करने पर एक लड़की को उसके घर में घुसकर जिंदा जला दिया। आरोपियों की दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लड़की जली अवस्था में तड़पती रही और मौके पर मौजूद भारी भीड़ में से किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसे अस्पताल ले जाया जाए। दिल्ली मेट्रो में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के घिटोरनी मेट्रो स्टेशन के बाद मेट्रो कोच में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। मेट्रो में पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ, उसके बाद आग लग गई। मेट्रो हादसे की खबर आग की तरह फैली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान काफी देर तक जहांगीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर तक की मेट्रो सेवा बाधित रही। मथुरा में एक पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। नोएडा के सेक्टर 37 में बने एक पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में आग लगने से हड़कंप मच गई। गनीमत रही कि आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के अजमेर में हुए एक सड़क हादसे में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। मुंबई से सटे भायंदर इलाके में पुलिस ने एक शख्स को अपनी ही बेटी के साथ रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। लखनऊ में चिड़ियाघरों में जानवरों से छेड़छाड़ से परेशान चिड़ियाघर प्रशासन ने अब होर्डिंग्स के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ यात्रा शुरू करने के लिए बीआरओ को ग्लेशियर काटकर हाईवे खोलने में मुश्किल हो रही है। 13 करोड़ के नए ब्रांड एंडोर्समेंट के बाद धोनी एक बार फिर से देश के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। पिछले साल तक धोनी सालाना 8 करोड़ रुपए एक डील से लेते थे, लेकिन पिछले साल ही 10 करोड़ की डील कर कोहली ने धोनी को पीछे छोड़ दिया। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने जुलाई अगस्त में होने वाली आईपीएल शैली की प्रस्तावित प्रो कबड्डी लीग की जयपुर फ्रेंचाइजी खरीदी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबॉट ने कहा है कि मलेशिया के लापता विमान की तलाश में जुटी टीम को विमान के ब्लैक बॉक्स से सिग्नल आ रहे हैं। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए 2 अलग अलग बम विस्फोटों में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। निकारागुआ में राजधानी सहित कई शहरों में गुरुवार को आए 6.1 तीव्रता के भूकंप से एक की मौत हो गई और करीब 33 लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थानीय समय अनुसार गुरुवार शाम 5:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पर एक महिला ने जूता फेंक दिया। इजरायल ने आतंकियों पर नजर रखने के लिए जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। लंदन से मुंबई आ रहे जेट एयरवेज का संपर्क कुछ देर के लिए टूट जाने से हड़कंप मच गया। विमान का संपर्क एटीसी से करीब 30 मिनट तक कटा रहा। लंदन की सड़क पर उस वक्त लोग हैरान हो गए जब लोगों ने एक महिला को आदमी के साथ सड़क पर चलता देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि आदमी के गले में पट्टा बंधा हुआ था और वो अपने हाथों और घुटने के बल महिला के साथ चल रहा था। आदमी के गले में बंधा पट्टा महिला के हाथ में था और वो महिला बहुत ही सामान्य ढंग से उसे खींचती हुई ले जा रही थी। महिला तैयार होकर बाहर टहलने निकली थी। इस महिला के आसपास से गुजरने वालों लोग उसे और उसके साथ चल रहे आदमी को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता संपत देवी पाल की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म गुलाबी गैंग 14वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी। रागिनी MMS 2 की कामयाबी के बाद अब अभिनेत्री सनी लियोनी ने छोटे पर्दे पर आने का फैसला किया है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने एक बार फिर छोटे पर्दे का रुख किया है और वो एक नया सीरियल बनाने जा रहे हैं। शरद चंद्र के मशहूर उपन्यास देवदास पर एकता कपूर अब सीरियल बनाने की तैयारी कर रही हैं। लेखक और गीतकार गुलजार के खाते में एक और सम्मान जुड़ गया। गुलजार को फिल्मों में अहम योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और सुभाष घई की डायरेक्शन में बनी फिल्म कांची का नया गाना रिलीज किया गया है। चलिए वक्त बेकार हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद